नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी और इसके दौरान आज हम अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे। कल हमने अलाउद्दीन की राजस्व लगान व्यवस्था के बारे में जाना था, किस तरह से राजस्व कलेक्ट करके उसका उद्देश्य बड़ी से बड़ी और विशाल से विशाल सेना का निर्माण करना था। क्यों कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वाकांक्षी जो सैनिक था और उसके पश्चात उन्हें सत्ता पे जो शासन हथियार लिया था, सत्ता हासिल कर ली थी। तख्त को हासिल करने के पश्चात उसने दृढ़ निश्चय किया कि उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना है और धन की बदौलत ही उसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को सिंहासन से उतारकर खुद सिंहासन पर बैठ गया। तो आज हम अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरीके से सेना का निर्माण किया और उसके लिए क्या मानक तय किए, मापदंड तय किए और उसकी विशाल सेना ने उसके साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने में बहुत अच्छा खासा योगदान दिया। तो आज हमारा टॉपिक है जो दिल्ली सल्तनत के तहत हम गुलाम वंश पढ़ रहे हैं। गुलाम वंशों के दौरान हम खिलजी वंश को पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात आज हम अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो हस्म-ए-मुरत्तब, जो अलाउद्दीन खिलजी की स्थायी सेना थी, उसे हस्म-ए-मुरत्तब कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि दिल्ली का ये प्रथम सुल्तान था जिसने स्थायी सेना का निर्माण किया। अलाउद्दीन खिलजी की जो स्थायी सेना हर वक्त दिल्ली में तैयार रहती थी और किसी भी खतरे को भांप लेती थी और खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहती। स्थायी सेना का निर्माण कर दिया। पहले क्या था, अलाउद्दीन खिलजी से पहले अगर बात करें हम, तो सेना के अंदर जो जमींदार लोग थे, जो अधीनस्थ राजा थे, उनकी सेनाओं पर निर्भर रहा जाता था और जो सेंट्रल पावर थी वह स्थायी सेना का निर्माण नहीं करती थी। जब कुमुक पहुंचाई जाती थी, जो सैन्य सहायता कहते हैं, जिसे कुमुक ये सैन्य सहायता किसके द्वारा पहुंचा दी जाती थी? जो अधीनस्थ शासक थे, अधीनस्थ शासकों द्वारा पहुंचाई जाने वाली सैन्य सहायता को क्या कहते हैं? कुमुक कहते हैं, सैन्य सहायता। पहले जो सेंट्रल पावर जो शासक होता था वह खुद अपनी सेना इतनी विशाल भारी भरकम नहीं रखता था और जो उसके जो अधीनस्थ थे, जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, जमींदार, जागीरदार और जो अधीनस्थ शासक थे, वो उसे जब किसी युद्ध की परिस्थितियां होती तो अपनी सैन्य सहायता उसे पहुंचा देते। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा नहीं किया और खुद एक स्थायी सेना का निर्माण किया जो दिल्ली में हर वक्त हमेशा तैनात रहती थी और उसे क्या कहा जाता है? हस्म-ए-मुरत्तब। और प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि हस्म-ए-मुरत्तब से आप क्या समझते हैं, तो आपको इसका जवाब देना होगा। स्थायी सेना को हस्म-ए-मुरत्तब कहते हैं और ये किसके द्वारा तो स्थायी सेना का गठन सबसे पहले किया गया दिल्ली सुल्तानों में, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये स्थायी सेना का गठन सर्वाधिक सबसे पहले कहा गया। और एक नाम आता मुरत्तब। मुरत्तब किसे कहते हैं? मुरत्तब उसे कहते हैं जो जांच परख पूरी करने के पश्चात और निरीक्षण करने के पश्चात ही सैनिकों की नियुक्ति होती है। आजकल की जो आप देख लो सैन्य भर्तियां, वो जिस तरह से उनकी जो परख होती है, भाग दौड़ होती है उनके अंदर, जो उनका जो शारीरिक जांच होती है उसके पश्चात ही भर्ती की जाए, उसी तरह मुरत्तब उसको कहा जाता है। तो जांच, परीक्षण और निरीक्षण के पश्चात जिस सैनिक की नियुक्ति होती है उसे मुरत्तब कहा जाता है। आरिज मुमालिक, एक शब्द का ये भी आता है। आरिज मुमालिक ये कौन था? आरिज मुमालिक ये सैन्य मंत्री था। इसका काम इसको सौंप दिया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इस पद की स्थापना करते हुए ये काम सौंपा गया कि आपको सेना की भर्ती करती है, सेना में जो योग्य युवक है उनकी भर्ती इसके द्वारा, आरिज मुमालिक जो इसके द्वारा की, इसे आप सैन्य मंत्री कह सकते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नई व्यवस्थाएं प्रारंभ की गई। अलाउद्दीन खिलजी जो नित नए नवाचार उसके द्वारा अपनाए गए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहले क्या होता था, जो सैनिक होते थे, सैनिकों को जो वेतन के रूप में भूमि दे दी जाती थी, जो उस भूमि का उसने जो अनुदान भूमि थी उसको तो जब्त करवा लिया और सैनिकों के लिए उसने क्या किया, सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था कर दी।
और सैनिकों को नगद वेतन, कम वेतन में सैन्य सुविधा हासिल करने के लिए उसने बाजार नियंत्रण की नीति इसीलिए अपनाई थी, जो क्योंकि विशाल सेना का निर्माण करने के लिए उसे कम से कम नगद वेतन में रखा जाए, इसीलिए उसने बाजार नियंत्रण नीति का अपनाया गया, जो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब सैनिकों की बात करें तो सैनिकों का उसने वेतन तय कर दिया 234 टंका। 234 टंका, टंका से आप समझ लीजिए जो टका होता है, टका, वैसे हमारी लोकल भाषा में से टका कहते हैं, टका को ही टंका कहा जाता है। ये वेतन एक घुड़सवार को दिया जाता है, जिसके पास एक घुड़सवार जिसके पास एक घोड़ा होता था उसे 234 टंका दिया जाता था और उसे एक अस्पा कहा जाता था। इसे आप एक अस्पा भी कह सकते हैं, एक अस्पा इसे कहा जाता था। और उसके पश्चात जो व्यक्ति 2 घोड़े अपने पास रखता, आप पूछोगे 2 घोड़े क्यों रखता अपने पास? अरे 2 घोड़े इसलिए रखता कि अगर कोई सैन्य अभियान, काफ़ी दूर लंबा सैन्य अभियान होता है तो एक घोड़े पे अगर वजन लाद के जाओगे या खुद बैठ के जाओ तो वो घोड़ा जो रण क्षेत्र में पहुंचेगा तब तक थक जाएगा, और दूसरा घोड़ा साथ में जो एनर्जेटिक रहेगा, जिसमें किसी तरह का वजन नहीं होगा, वो घोड़ा युद्ध के मैदान में अत्यधिक क्षमता के साथ दौड़ेगा। तो इसलिए 2 घोड़े एक व्यक्ति द्वारा रखे जाते थे, और अगर कहीं आसपास ज़रूरत होती तो एक घोड़े को उपलब्ध उसके द्वारा करवा दिया था। तो जो व्यक्ति 2 घोड़े रखता था, एक सवार और 2 घोड़े रखने वाले को द्विस्पा कहा जाता था। और द्विस्पा का वेतन मतलब एक घोड़ा आप अतिरिक्त रखते हो तो 78 टंका आपको अतिरिक्त मिलेंगे। ये 78 टंका अतिरिक्त मिलते, इस तरह 322 टंका उसे मिल जाते। उसके पश्चात 78 टंका जो पदाती सैनिक का अर्थ समझोगे आप, जो पैदल सैनिक भी तो होते थे, सारे घुड़सवार थोड़ी ना होते, पैदल सेना भी होती थी। तो पैदल सैनिक को वेतन कितना दिया जाता? 78 टका उसको वेतन के रूप में मिलता था। अब जो सैनिक इनके द्वारा भर्ती किए जाते, स्थायी सेना का निर्माण किया, उनके लिए बोले अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती थी? अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था सरकार के द्वारा ही की जाती थी। और विशेषतः सैनिकों के प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान रखा जाता था, क्योंकि उसे पता था अगर उसकी सेना बराबर निरंतर प्रशिक्षण नहीं करेगी तो वो रण क्षेत्र में अपना कौशल नहीं दिखा पाए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के प्रशिक्षण पर अत्यधिक ध्यान दिया। और जो सैनिकों की पदोन्नति की बात आती है, जब सैनिकों की आप पदोन्नति समझोगे, प्रमोशन, जो प्रमोशन किया जाता है, प्रमोशन कौन करेगा? प्रमोशन खुद सुल्तान करेगा। अगर किसी सामान्य सैनिक को हवलदार या सेनापति, जो से एक सैन्य टुकड़ी का प्रमुख नियुक्त किया जाता है, तो उसे प्रमोशन कहते हैं। और पदोन्नति कौन करेगा? प्रमोशन करेगा सुल्तान खुद, देख के जांच परखे इस व्यक्ति में योग्यता है या काबिलियत है या नहीं, ये काम सुल्तान के द्वारा किया जाएगा। उसके पश्चात बात करते हैं तो घोड़े दागने की प्रथा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पहली बार घोड़े दागने की प्रथा की गई, शुरुआत की गई। घोड़े दागने से आप समझोगे घोड़ों पे एक ऐसा निशान लगा दिया जाता था, घोड़ों पे एक ऐसा निशान लगा दिया जाता था जिससे परख हो सके कि जिस वक्त किसी सैनिक के द्वारा जो घोड़ा सेना में दिखाया गया था उसी घोड़े का प्रयोग हो रहा है उसकी जगह, या उसकी जगह कोई दूसरा खच्चर कमजोर घोड़ा लेके आएंगे। उन सैनिकों के द्वारा किया जाए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए घोड़े दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सर्वप्रथम शुरू की गई, ताकि ये बातें ध्यान में रहे कि कोई युद्ध क्षेत्र में कमजोर घोड़े लेके न जाए। और जो घोड़ा उन्होंने जो निरीक्षण के दौरान दिखाया उसी घोड़े को लेकर, तो घोड़ों के ऊपर एक निशान लगा दिया जाता था, उसे ही घोड़े दागने की प्रथा कहा जाता। और एक हुलिया प्रथा शुरुआत की, इसने रजिस्टर बना दिया, एक हुलिया रजिस्टर। इसमें क्या होता, एक सामान्य रूप में मैं बताऊं तो आजकल जो वर्तमान परिस्थिति में देखें, जो सैनिक होता था उसकी पहचान, जो आइडेंटिफाई किया जाता था कि ये व्यक्ति कौन है। और क्योंकि ये सैनिकों के भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई बार क्या होते थे, जमींदार और जो अधीनस्थ शासक होते थे वो अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को लड़ने के लिए भेज देते थे, और इससे सैन्य ताकत है, जो सैन्य शक्ति कमजोर हो जाती, उसको रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया प्रथा शुरू की। हुलिया रजिस्टर, जो एक रजिस्टर होता था सरकारी, उसमें जो सैनिक होता था उसको आइडेंटिफाई करके, उसकी पहचान करके, उसके कई जो चिन्ह वगैरह हैं उनको नोट करते हुए उसका हुलिया मुख्यतः नोट कर लिया जाए, जिसकी हाइट वगैरह और कैसा रंग रूप है और
कितना वजन वगैरह, ऐसे समझ लो आप। आज के दौर में देखें तो एक तरीके से वो उसका आधार कार्ड या परिचय पत्र ले लो आप, जो आइडेंटिटी कार्ड वो ले लो। वोटर आईडी के लिए वोटर आईडी की तरह ये तैयार कर लिया जाता था ताकि इसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार न हो। और उसी दौरान एक तत्कालीन इतिहासकार हैं फरिश्ता, उन्होंने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना इतनी विशाल थी कि उसमें 4,75,000 घुड़सवार थे। 4,75,000 तो घुड़सवार, अब आप सोच सकते हो कि अगर 4,75,000 घुड़सवार उसके पास है, मतलब 4.5 लाख, तो उसके पास पैदल सेना तो काफ़ी भारी भरकम होगी, कम से कम इससे 2 गुना या 3 गुना तो पैदल सैनिक भी होंगे। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाते हुए जो सेना है उस पर अत्यधिक ध्यान दिया, और जो सेना का गठन उसके द्वारा काफ़ी विशाल सेना का गठन किया, जिसके द्वारा वह कई विजय अभियान करने में सफल रहा और मंगोलों के आक्रमणों को रोकने में सफल रहा। तो आज हमने अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था के बारे में जाना है, और बाकी बची जो एक बाजार व्यवस्था और उसका मूल्यांकन करते हुए हम आगे की क्लास में अलाउद्दीन खिलजी का जो ये चैप्टर है उसको पूरा कर देंगे। उसके पश्चात जो आगे के शासक है उनके बारे में जानेंगे, जो एक दिन की क्लास रहेगी। उसके पश्चात हम अलाउद्दीन खिलजी वंश के पश्चात हम तुगलक वंश को पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, आज हमने अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया है, और ये जो इसमें हस्म है, मुरतब जिसे स्थायी सेना कहा जाता है, मुरतब जिसे निरीक्षण करके जो सैनिकों की जांच परख के पश्चात नियुक्त होते हैं उन सैनिकों को मुरतब कहा जाता है। आरिज ममालिक है, इसको आप सैन्य मंत्री कहा जाता है। आरिज ममालिक को क्या कहा जाता है? सैन्य मंत्री। तो इन चीज़ों को आप नोट डाउन करोगे अपनी नोटबुक में, ताकि स्मृति में रखने के लिए ये चीज़ें आपको लाभदायक होगी। और प्रतियोगिता परीक्षा में बता रहा हूँ आपको, सामान्य रूप से ये उपयोगी होगी सारी चीज़ें। जो राजस्थान पुलिस का जो पेपर ले लो आप, बाकी अन्य पेपर ले लो, ऐसे क्वेश्चन निकाल के पूछे जाते हैं हार्ड। तो ये क्वेश्चन आपको प्रतियोगिता परीक्षा दृष्टि से भी काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। इनको नोट्स आप अपनी जो नोटबुक है घर पर बैठे उसमें नोट डाउन करें। मैं आपको जो मैटर अवेलेबल करवा रहा हूँ वो आपकी नोटबुक के अलावा, जो पुस्तक है उसके अलावा भी कुछ चीज़ें मैं अतिरिक्त आपको नोट करवा रहा हूँ, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी व फायदेमंद होने वाली है। तो ये थी अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था। बोली यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछ सकते हो, और किसी तरह की समस्या हो तो निसंकोच पूछिए। और कोई सुझाव आपको देना हो, कुछ चीज़ें विस्तार से पढ़नी हो तो आपके सुझाव आमंत्रित है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।